हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं ये बातें बता रहा हूँ भारत के एक प्रसिद्ध डॉक्टर RS अग्रवाल, जिन्होंने लिखी एक पुस्तक जल चिकित्सा। उन्हीं के अनुभव, उन्हीं का ज्ञान मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर आदमी किताब नहीं खरीद सकता, हर आदमी के पास समय नहीं है पढ़ने का भी। आज आदमी इस कदर व्यस्त हो गया है कि उसके पास समय नहीं है। साथियों, जिंदा रहने के लिए हमें रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम चाहिए, नौकरी हो, काम हो, व्यवसाय हो। और जब काम मिल जाता है, बिजनेस मिल जाता है, तो आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि वो उसे ध्यान ही नहीं रहता। कहाँ उसके पास समय अध्ययन करने का, किताब पढ़ने का। इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं सम्यक कर में लूँ, ऐसी ऐसी वीडियो बना करके आप लोगों को सुनाऊं, सिखाऊं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान करें और अपने प्रकृति के दिए हुए इस इतने अच्छे शरीर का ध्यान रखें। अब आते हैं त्वचा का पर्दा। अभी हमने हड्डियों के बारे में बताया, तो अब हड्डी सबसे नीचे, हड्डी, हड्डी के ऊपर मांस, मांस के और खाल के बीच में नसें होती हैं, खून का संचार। तो अब त्वचा के बारे में बताते हैं, खाल के बारे में बताते हैं, जो चमड़ी है। त्वचा या खाल का पर्दा हड्डियों के ऊपर की मज्जा पर चढ़ा रहता है। यह शरीर को हानि पहुंचाने वाले जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, त्वचा पर चींटी या मक्खी बैठ जाती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है और हम उसे हटाकर चैन से बैठते हैं। त्वचा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। त्वचा में बाहरी तथा भीतरी दो परतें होती हैं। ये सभी मृत कोषों से बनी होती हैं। त्वचा को लाल, काला, सफेद, पीला आदि रंग केराटिन तथा मोलानिन नामक तत्वों से प्राप्त होता है। त्वचा में यानी खाल, चमड़ी में कड़ापन भी इन्हीं तत्वों से आता है। पेशी व स्नायु तंत्र के विषय में इतना जानना काफी है कि हमारा शरीर मांसपेशियों से ही चलता है। मांसपेशियां सिकुड़ती तथा फैलती हैं। ये मांसपेशियां प्राय पतली होती हैं और तंतुओं तथा पेशी कोशिकाओं से बनती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत ही काम करती हैं। ये शरीर के अंगों में मेल बनाने तथा मिलजुल कर काम करने में सहायता करती हैं। इन ग्रंथियों से तरह तरह के रसायन निकलते हैं, जिनको हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि हार्मोन्स रक्त में मिलता है और सारे शरीर में फैल जाता है। अब आते हैं पाचन क्रिया। हमारे शरीर में पाचन क्रिया भोजन चबाने के बाद से शुरू हो जाती है। पाचन क्रिया के बाद उसका व्यर्थ शेष भाग मल के रूप में बाहर निकल जाता है। हम जो कुछ खाते हैं वह लार में मिलकर ग्लूकोज में बदल जाता है, अर्थात लार कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देती है। अब भोजन ग्रास नली द्वारा आमाशय में आता है। आमाशय में 3 प्रकार के सूत्र मिलते हैं, लंबे, आड़े तथा वृत्ताकार। ये सूत्र बारी बारी से प्रसरण व संकुचन द्वारा आमाशय की दीवारों में गति उत्पन्न करते हैं। इनमें जो सूत्र लंबे होते हैं वे हृदय द्वार से नीचे जठर निर्गम द्वार तक जाते हैं। आमाशय में जठर रस भोजन को पचाता है। अब भोजन तरल रूप में बदलकर छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ अग्नाशय व पित्ताशय से पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं। अब दोबारा पाचन क्रिया होती है। इस प्रकार भोजन पचने के पश्चात आवश्यक तत्वों का रूप धारण करता है, जो खून में मिल जाता है। शेष व्यर्थ अंश बड़ी आंतों में जाकर मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। पाचन में सहायक प्रमुख अंग हैं। पाचन क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण तथा जटिल क्रिया है। रस बनने से पहले भोजन को कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
इन क्रियाओं में जिनकी विशिष्ट भूमिका होती है, यहाँ उन्हीं की चर्चा की जा रही है। क्या है? यकृत। यकृत पाचन क्रिया में सहायता करता है। यह कुछ लाली लिए हुए भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर के दाहिनी तरफ निचली पसलियों के पीछे तथा मध्य पट के नीचे स्थित होती है। यकृत में दो रक्त वाहिकाएं रक्त लेकर आती हैं। एक नली शुद्ध रक्त लाने वाली तथा दूसरी अशुद्ध रक्त वाहिनी शिरा होती है। आगे चलकर ये दोनों महीन शाखाओं में बट जाती है। अब आते हैं पित्ताशय। यह यकृत के पीछे नाशपाती के आकार की छोटी थैली होती है। यकृत में पित्त बनता रहता है। यदि तुरंत पाचन के लिए पित्त की जरूरत नहीं होती तो यह पित्त नली द्वारा पित्त की थैली पित्ताशय में संचित करने के लिए भेज दिया जाता है। अग्नाशय। अमाशय के ठीक पीछे पेट की दीवार से सटी हुई अग्नाशय नामक एक बड़ी ग्रंथि होती है। यह ग्रहणी से प्लीहा तक फैली होती है। इसका दाहिना सिरा चौड़ा तथा बायां पतला होता है। इसमें अग्नाशय स्राव पैदा होता है। इसके अलावा इंसुलिन नामक स्राव से भी बनता है। इस स्राव को रक्त अपने में शोषित कर लेता है। यदि रस पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो मधुमेह, डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो जाती है। चलिए, आज के लिए इतना। अगली बार अगली वीडियो में फिर आपको इसके आगे सिखाएंगे, बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे।